एक पल, बस एक पल लगता है सब कुछ तबाह होने में। जब आप अपने घर में सुरक्षित महसूस कर रहे होते हैं, जब आप सड़क पर चाय पी रहे होते हैं, या जब आप अपने किसी चहेते नेता को फूल पहनाने जा रहे होते हैं, आपको लगता है सब ठीक है। लेकिन कहीं दूर किसी अंधेरे कमरे में कोई आपकी मौत का नक्शा बना रहा होता है। ये वो लोग हैं जो हथियार नहीं उठाते, ये सिर्फ दिमाग चलाते हैं। ये आतंक के आर्किटेक्ट हैं। भारत के आधुनिक इतिहास में इन आर्किटेक्ट्स ने खून की ऐसी नदियां बहाई हैं जिन्हें यह देश कभी नहीं भूल सकता। आज हम उन साजिशों के पन्ने पलटेंगे जिन्होंने भारत की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसी डार्क हिस्ट्री जहां हर राज के पीछे एक नया धोखा छिपा है। कहानी शुरू होती है साल 1984 से। दिल्ली का सफदरजंग रोड, भारत की सबसे ताकतवर महिला, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का आवास। एक ऐसा अभेद्य किला जिसे पार करना नामुमकिन था। लेकिन क्या हो जब खतरा बाहर से नहीं, बल्कि घर के अंदर से ही पैदा हो जाए। पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार हो चुका था। सेना के स्वर्ण मंदिर में प्रवेश ने एक गहरे घाव को जन्म दिया था। इस फैसले ने सिर्फ इमारतों को नहीं तोड़ा था, बल्कि लाखों दिलों को भी तोड़ दिया था। इंदिरा गांधी को खुफिया एजेंसियों ने बार बार चेतावनी दी थी। उन्हें अपने सिख बॉडीगार्ड्स को हटाने की सलाह दी गई थी। लेकिन एक मजबूत और जिद्दी नेता की तरह उन्होंने इनकार कर दिया। उनका मानना था कि अगर वो अपने ही रक्षकों पर शक करेंगी तो इस बड़े देश को कैसे चलाएंगी। यही उनका सबसे बड़ा और आखिरी विश्वास साबित हुआ। 31 अक्टूबर की वो सुबह, हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। इंदिरा गांधी एक ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्री के इंटरव्यू के लिए अपने बगीचे की तरफ बढ़ रही थी। उनके ठीक सामने गेट पर खड़े थे उनके सबसे भरोसेमंद गार्ड, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था, वो बिल्कुल शांत थे, लेकिन उनके दिमाग में मौत का ब्लूप्रिंट पूरी तरह तैयार था। जैसे ही इंदिरा गांधी ने उन्हें देखा और रुककर कुछ पूछना चाहा, बेअंत सिंह ने अपनी 38 कैलिबर की रिवॉल्वर निकाली। 3 गोलियां, एक के बाद एक। इंदिरा गांधी जमीन पर गिर पड़ी। उनके चेहरे पर हैरानी थी। इसके बाद सतवंत सिंह आगे बढ़ा और उसने अपनी पूरी मैगजीन खाली कर दी। भारत की आयरन लेडी अपने ही रक्षकों की गोलियों का शिकार हो गई। साजिश पूरी हुई। आतंक के आर्किटेक्ट्स ने देश को एक ऐसे दर्द में धकेल दिया जिसकी आग में निर्दोष लोग कई दिनों तक जलते रहे। लेकिन आतंक का ये चेहरा अभी और भयानक होने वाला था। 7 साल बाद 1991, देश में आम चुनावों का शोर था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी सत्ता में वापसी के लिए पूरे देश का दौरा कर रहे थे। पर समंदर पार श्रीलंका के जाफना के घने जंगलों में एक खूंखार साजिश रची जा चुकी थी। एलटीटी का सुप्रीम कमांडर प्रभाकरण खौफ में था। उसे डर था कि अगर राजीव गांधी वापस आए तो भारतीय सेना फिर से श्रीलंका भेजी जाएगी। उसने फरमान सुना दिया, राजीव गांधी का मरना जरूरी है, पर राजीव गांधी तक पहुंचना लोहे के चने चबाने जैसा था। यहीं एंट्री होती है वन आई जैक यानी शिवरासन की। मास्टरमाइंड। उसने तय किया कि हथियारों का नहीं, धोखे का इस्तेमाल होगा। उसने एक ऐसा बम बनाया जो चलता फिरता था, एक मानव बम। धनु, एक भोली भाली दिखने वाली लड़की जिसने एक खास डेनिम की बेल्ट पहनी। इस बेल्ट में 6 ग्रेनेड थे जिनमें आरडीएक्स और लोहे के हजारों छर्रे भरे हुए थे। 21 मई की रात, तमिलनाडु का श्री पेरम्बदूर। रात के 10 बज चुके थे। राजीव गांधी मंच की तरफ बढ़ रहे थे। लोगों की भीड़ उन्हें घेर कर खड़ी थी। धनु धीरे धीरे भीड़ को चीरते हुए आगे आई। उसके हाथ में चंदन की माला थी। एक पुलिस वाली ने उसे रोकना चाहा, पर खुद राजीव गांधी ने कहा, उसे आने दो। उन्होंने खुद अपनी मौत को पास बुलाया था। धनु ने माला पहनाई, फिर वो पैर छूने के लिए नीचे झुकी। वक्त जैसे थम सा गया। उसने बेल्ट का स्विच दबाया। एक बहुत तेज फ्लैश, 1000 बिजलियां एक साथ कड़कने जैसी रोशनी, और फिर एक कान फोड़ देने वाला धमाका। 10:21 पर सब खत्म हो गया। वहां सिर्फ खून, मांस के लोथड़े और सन्नाटा था। लेकिन शिवरासन की एक चूक ने उसे बेनकाब कर दिया। वहां मौजूद फोटोग्राफर हरिबाबू का कैमरा धमाके में बच गया था। दुनिया ने पहली बार देखा कि कातिल ने अपने ही जुर्म की तस्वीरें खुद खिंचवाई थीं। वक्त बदला, सदी बदली,
लेकिन आतंक के इन आर्किटेक्ट्स ने अपना तरीका और ज्यादा खौफनाक कर लिया। अब उनका निशाना कोई एक नेता नहीं था, अब उनका निशाना था पूरा का पूरा शहर। साल 2008, मुंबई। कुछ साल पहले अमेरिका से एक आदमी भारत आया था, डेविड कोलमैन हेडली। नीली आंखें, अमेरिकन पासपोर्ट और चेहरे पर एक मीठी मुस्कान। वो एक कंसल्टेंसी बिजनेसमैन बनकर आया था, लेकिन असल में वो लश्कर ए तैयबा का सबसे शातिर स्लीपर एजेंट था। वो कैमरे लेकर मुंबई की सड़कों पर घूमता रहा। ताज होटल, लियोपोल्ड कैफे, सीएसटी स्टेशन। उसने हर खिड़की, हर दरवाजे, हर सीसीटीवी कैमरे का नक्शा सीधा पाकिस्तान भेजा। और वहां हाफिज सईद और जकी उर रहमान लखवी उन नक्शों पर मौत की बिसात बिछा रहे थे। 10 लड़कों को चुना गया, उनका ब्रेन वॉश किया गया, उन्हें सिखाया गया कि कैसे एक शहर को 60 घंटों तक बंदूक की नोक पर रखना है। 26 नवंबर की रात समंदर के रास्ते मौत के 10 साए मुंबई के तट पर उतरे। उन्होंने कलाई में कलावा बांधा हुआ था ताकि कोई उन पर शक न करे। और फिर वो दरिंदगी शुरू हुई जिसने मानवता को चीर कर रख दिया। सीएसटी स्टेशन पर कसाब और उसके साथी ने AK-47 से सैकड़ों बेगुनाहों को भून डाला। हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर जैसे बहादुर अफसर शहीद हो गए। ताज और ओबेरॉय होटल में आग की लपटें आसमान छू रही थीं। सबसे डरावनी बात यह थी कि यह कोई आम हमला नहीं था। पाकिस्तान में बैठे आका फोन पर लाइव निर्देश दे रहे, किससे मारना है, कहां से फायरिंग करनी है। मेजर संदीप, उन्नीकृष्णन और एनएसजी के जांबाजों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस हमले को खत्म किया। 166 लोग मारे गए। मुंबई ने हार नहीं मानी, लेकिन उस रात का खौफ आज भी दीवारों पर गोलियों के निशान के रूप में जिंदा है। पर एक वक्त आता है जब सहने की भी एक हद होती है, जब शांति का पाठ पढ़ाने वाला देश खून की भाषा का जवाब खून से देने का फैसला करता है। पहलगाम में जब बेगुनाह पर्यटकों को निशाना बनाया गया तो भारत ने तय कर लिया कि अब बहुत हो चुका। तब जन्म हुआ ऑपरेशन सिंदूर का, एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक जिसने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद कर दिया। आधी रात को राफेल और सुखोई जेट्स की गर्जना ने ब्रह्मोस मिसाइलों के जरिए आतंकवाद के हेडक्वार्टर्स को मलबे में तब्दील कर दिया। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो दर्द सहना जानता है तो पलटवार करना भी जानता है। 1984 से लेकर आज तक हमने आतंक के कई चेहरे देखे हैं, कभी सुरक्षा गार्ड की वर्दी में, कभी भोली लड़की के नकाब में, तो कभी एक अमेरिकन बिजनेसमैन की स्माइल में। इन सभी साजिशों का सिर्फ एक ही मकसद था, भारत की आत्मा को तोड़ना, हमें डराना। लेकिन ये आतंक के आर्किटेक्ट भूल गए कि आग से खेलोगे तो एक दिन उसी आग में जलना पड़ेगा। ये देश न कभी झुका है, न कभी झुकेगा। साजिशें अंधेरे में पनपती जरूर हैं, लेकिन भारत का संकल्प हमेशा उस अंधेरे को चीर कर बाहर आता है, हमेशा।